नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, कहा पंचायत चुनाव में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ में कहा कि अब पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने यह घोषणा जतारा में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में कही। उन्होंने यहाँ 128.8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। उसके साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों ये 1000 रुपए नहीं है, तुम्हारा सम्मान है। मैं बेटियों को बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं बहनों का सगा भाई हूं, उनके खातों में हर माह 1000 रुपए डालूंगा। सीएम चौहान ने कहा कि पैसा हमारे मन में विश्वास पैदा करता है, पैसा होता है तो हिम्मत होती है, पैसा विश्वास के साथ साथ इज्जत भी बढ़ाता है। अब बहनों के घर में इज्जत बन गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा ने कपिल मिश्रा पर जताया भरोसा, दिल्ली उपाध्यक्ष की दी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा को शनिवार को दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें नियुक्त किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बताया कि उनका नाम इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी के द्वारा घोषित नए पदाधिकारियों की सूची में था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। हिंदुत्व विचारधारा पर अपने उग्र भाषणों के लिए चर्चित मिश्रा को दिल्ली भाजपा में शामिल होने के बाद से कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे कपिल मिश्रा 2019 में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रमुख ऋचा पांडे के साथ पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। काफी वक्त से हो रहे फेरबदल के इंतजार की घोषणा 29 जुलाई को की गई। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में फेरबदल करते हुए जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की थी उन्हें पुरस्कृत किया है। खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा दिया गया है, वहीं कुछ के पंख कतरते हुए सत्ता समीकरणों को संतुलित भी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान को तोशखाना केस में 3 साल जेल, लाहौर से गिरफ्तार कर इस्लामाबाद ला रहे। 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से अरेस्ट किया। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने तोशखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत के बाद 31 अगस्त को इंडिया की पहली बैठक होगी। सीट शेयरिंग पर बदलेगा कांग्रेस का रुख। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता के लिए बनाए गए गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया की तीसरी और अहम बैठक अब मुंबई में होने वाली है। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय रावत ने एक बयान में साफ किया कि विपक्षी एकता के पक्षधर लोग इस महीने की आखिरी तारीख को मुंबई में जुटेंगे। इसके लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख तय की गई है। रावत ने कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक पटना और बेंगलुरु तरह ही सफल होगी। उन्होंने कहा कि हमने विचार विमर्श किया है। मुंबई में ऐसी बैठक आयोजित करना एक बड़ा काम है क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी समेत करीब 5 सीएम और पूर्व सीएम आएंगे। ऐसे में सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि विपक्षी एकता की इस बैठक के मेजबान उद्धव ठाकरे होंगे और हमें एनसीपी और कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के ग्रैंड हयात में बैठक की जिम्मेदारी दी गई है और स्वागत में सभी दल साथ रहेंगे। हम सुरक्षा व्यवस्था पर मौजूदा सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो नाटो से बाहर हो जाएगा अमेरिका। यूएस के पूर्व NSA बोले डोनाल्ड ट्रंप के अपने कोई विचार नहीं, वो तर्कहीन है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका नाटो को छोड़ सकता है। यह कहना है अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन का। अमेरिकी मीडिया द हिल में लिखे एक आर्टिकल में बोल्टन ने कहा कि पहले अपने कार्यकाल में भी नाटो के अस्तित्व को ट्रंप से खतरा था। अगर अब वो फिर से राष्ट्रपति बने तो हम जाहिर तौर पर संगठन से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व NSA ने ट्रंप को अस्थिर और तर्कहीन भी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद के कोई विचार नहीं रखते हैं। जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फैसले लेते हैं तो वो पॉलिसी के
के बारे में नहीं सोचते। ट्रंप की विदेश नीति के फैसलों की प्रशंसा करने वाले रिपब्लिकन भी अमेरिकी विदेश नीति को नहीं समझते हैं। जॉन बोल्टन अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक ट्रंप के एनएसए थे। बोल्टन ने कहा कि अगर अमेरिका में ट्रंप की विदेश नीतियों के हिसाब से काम हुआ होता तो पिछले दशक में हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें ट्रंप ने ना चाहते हुए लागू किया और आज उन्हें उसका क्रेडिट दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा। आगरा में 2011 में टोरंटो अधिकारी से मारपीट की थी, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरेंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर 2011 का है। जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12:10 का है। टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लालू यादव के साथ दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी। राहुल गांधी पर कहा जो लड़ेगा वही जीतेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ शनिवार को पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है लेकिन जो लड़ेगा वो जीतेगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी पर आया कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, जो लड़ेगा वही जीतेगा, यह न्याय की जीत है। वहीं तेजस्वी यादव के बिहार लौटने से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। बिहार के मीडिया में यह खबर है कि तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस के नेताओं को जगह मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साजिश के तहत हुई हिंसा, जान से मारने की मिली थी धमकी, बोला नूह उपद्रव का आरोपी बिट्टू बजरंगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने दावा किया है कि उपद्रवियों ने साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया। उसने यह भी कहा कि हिंसा के 4-5 दिन पहले से सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी। मेवात आने को लेकर उसे धमकाया जा रहा था। इसी का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया गया था। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि उन लोगों ने जो किया यह पहले से सोची समझी साजिश थी। उन लोगों के पास हथियार कहां से आए? मुझे लगभग 4-5 दिन पहले से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। धमकी देने वाले लोग मेवात में रहते हैं। एहसान मेवाती नाम के शख्स ने मुझे धमकी दी। जिन लोगों ने मुझे धमकी दी उनके नाम प्रशासन को बता दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए बिट्टू बजरंगी के वीडियो को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस मामले पर बोलते हुए उसने कहा कि मेरा वीडियो उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने मुझे धमकियां दी थी। फेसबुक और सोशल साइट्स पर सैकड़ों धमकियां मिलती रहती है, इसलिए हमने उनको जवाब दिया। वहां के एक विधायक ने भी मुझे धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 17 साल की अदिति ने वर्ल्ड आर्चरी में जीता गोल्ड। एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बनी। जी हां दोस्तों, 17 साल की तीरंदाज अदिति स्वामी ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में देश को पहला इंडिविजुअल गोल्ड दिलाया। अदिति ने विमेंस कंपाउंड कैटेगरी में मैक्सिको की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन एंड्रिया बकेरा को 149-147 से हराया। इस जीत के साथ ही अदिति वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक ही सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई है। अदिति अंडर 18 कैटेगरी में भी वर्ल्ड चैंपियन है। अदिति के अलावा इस कैटेगरी में ज्योति सुरेखा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रहे टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत का ओवरऑल दूसरा गोल्ड मेडल है। एक दिन पहले भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अंतरिम जमानत याचिका पर अब 4 सितंबर को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक मानवीय और वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे पत्नी की चिकित्सकीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू
को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने सहारा रिफंड की पहली किस्त जारी की। 112 डिपोजिटर्स के अकाउंट में 11,20,000 की राशि ट्रांसफर की गई। जी हां दोस्तों, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिफॉल्टर्स के क्लेम का पहला इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया। इस मौके पर अमित शाह ने बताया कि आज यानी कि 4 अगस्त को 112 बेनिफिशियरी के अकाउंट में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की गई। इन्वेस्टर्स का क्लेम अमाउंट सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए वापस किया गया है। अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल पर अब तक 18 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाया है। इनमें से 14 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन को स्वीकार भी कर लिया गया है। अब दूसरे इंस्टॉलमेंट में देरी नहीं होगी क्योंकि डिपो ऑडिट का काम पूरा हो गया है और जो भी सही डिपॉजिटर है उसका पैसा 45 दिन के भीतर जरूर वापस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई ने दूसरे दिन किया सर्वे, सामने आई तस्वीरें, हिंदू पक्ष का दावा, तहखाने में मिली मूर्तियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भारतीय पुरातात्विक विभाग एएसआई की टीम ने सर्वे किया। एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी एएसआई आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 60 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 9 बजे से वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया जो शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान सर्वे टीम के साथ ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि शनिवार को दूसरे दिन के सर्वेक्षण कार्य में हिंदू पक्ष के साथ मुस्लिम पक्ष के 5 लोग भी शामिल हुए। इससे पहले शुक्रवार को हुए सर्वे में कार्य में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था। दूसरे दिन के इस सर्वे में ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद तहखाने को खोला गया और एएसआई की टीम ने अंदर सर्वे किया। इस दौरान मस्जिद के अंदर गुम्बद का भी सर्वे किया गया और उसकी तस्वीरें ली गई। इस बीच ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि ये प्राचीन मूर्तियां हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत, 17 लापता। उत्तराकाशी में गंगोत्री हाईवे धंसा, 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद 20 लोग लापता हो गए। इनमें से 3 लोगों के शव मिल गए हैं, वहीं 17 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कल मंदाकिनी नदी के उफान पर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हुई थी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। उत्तराखंड के ही उत्तराकाशी जिले में शनिवार सुबह गंगोत्री हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा धंस गया। इसके चलते हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इसी बीच देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान शामिल है। दोस्तों दिल्ली के बदपुर, आरकेपुरम और वसंत विहार समेत कई इलाकों में सुबह से ही बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं दोस्तों उन राज्यों की बात करें जहां भारी बारिश होने वाली है तो उनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ त्रिपुरा शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएफआई को तगड़ा झटका, इस बड़े प्रोजेक्ट की जमीन हुई जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पीएफआई मामले में केरल के मुन्नार में चल रहे पीएफआई कैंडर के कुछ लोगों के प्रोजेक्ट यानी कि मिस्टर मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड के 4 विला और 6.75 एकड़ की जमीन को जब्त कर लिया है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 6 जनवरी 2023 को संपत्ति को अटैच किया था। फिर अदालत ने ईडी के अटैचमेंट के फैसले को सही ठहराते हुए 30 जून 2023 को संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। इसी के बाद अब केंद्रीय एजेंसी ने पीएफआई की केरल के मुन्नार में चल रहे इस प्रोजेक्ट में बने 338.03 स्क्वायर मीटर के 4 विला और साथ ही 6.75 एकड़ की जमीन को भी जब्त कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 के प्रमोशन पर अमृतसर पहुंचे सनी देओल, गोल्डन टेंपल में टेका माथा, अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी भी देखने जाएंगे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल अपने आने वाली फिल्म गदर 2 की प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंचे। सुबह ही अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सनी होटल में गए और गदर फिल्म के तारा सिंह के अवतार में खुद को ढाला। इसके बाद सनी गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए गोल्डन टेंपल पहुंचे। उनके साथ उनकी टीम भी थी। सनी ने गोल्डन
टेम्पल में परिक्रमा की और गुरुघर में माथा भी टेका। पगड़ी व कुर्ते पाजामे में सनी अपने प्रशंसकों से मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा टीम ने उन्हें घेरे रखा और लोगों को उनके करीब नहीं आने दिया। सनी ने कहा कि वह यहां गुरुओं का आशीर्वाद पाने व आने वाली फिल्म के लिए अरदास करने पहुंचे हैं। सनी ने कहा कि गुरुघर आकर वह हमेशा एंजॉय करते हैं, यहां आकर खुद को गुरुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं उन्होंने देश में पैदा हुए हालातों पर भी चिंता व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि अभी यहां मिलजुल कर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6.4 लाख गांव में तेजी से चलेगा इंटरनेट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, खर्च होंगे 1.39 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के परिभव्य को मंजूरी दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को 2.5 साल में जोड़ने की संभावना है। एक सूत्र ने कहा कि मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,39,569 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अंतिम छोर तक संपर्क बीएसएनएल की शाखा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम स्तरीय उद्यम के साथ मिलकर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस के जगदीश टाइटलर पर सीबीआई ने लगाया हत्या का आरोप। जाने चार्जशीट में और किन किन बातों का जिक्र हुआ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बदंश में सिखों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। सीबीआई की चार्जशीट में उन्हें सिख दंगों के सिलसिले में हत्या का आरोपी बताया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में एक गवाह के हवाले से कहा गया है कि उसने कांग्रेस नेता को अपनी कार से बाहर निकलते और भीड़ को उकसाते हुए देखा था। टाइटलर ने भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को आग लगा दी थी और 1 नवंबर 1984 को सिख समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर चावल की कीमतें, भारत के बैन लगाने के बाद भाव में जबरदस्त उछाल आया। जी हां दोस्तों, हाल ही के दिनों में चावल की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। भाव लगभग 12 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कहा है कि FAO का कुल चावल प्राइस इंडेक्स जुलाई में एक महीने की तुलना में 2.8% बढ़कर औसत 129.7 अंक हो गया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 20% अधिक है और सितंबर 2011 के बाद से यह चावल का उच्चतम स्तर है। दोस्तों, चावल की बढ़ती कीमतों की कई वजह हैं, इनमें से एक है चावल की मजबूत मांग। इसके अलावा भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत के निर्यात पर बैन लगाने के चलते ग्लोबल मार्केट में चावल की सप्लाई कम हो गई है। साथ ही एक बड़ी वजह कुछ चावल उत्पादक देशों में अनियमित मौसम की स्थिति के कारण भी पैदावार का कम होना भी है, जिसकी वजह से आपूर्ति में अधिक गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी 4 गुना बढ़ेगी। बाबर, रिजवान और शाहीन को सालाना 1.5 करोड़ मिलेंगे। रोहित, विराट को 7 करोड़ मिलते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB अपने क्रिकेटर्स की सैलरी में ऐतिहासिक इजाफा करने जा रहा है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी एक ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं। इन्हें महीने के 45 लाख पाकिस्तानी रुपए, करीब 13.22 लाख रुपए भारतीय मिलेंगे, यानी कि इनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट 5.40 करोड़ रुपए यानी कि 1.58 करोड़ भारतीय रुपए का होगा। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की सैलरी अब भी बहुत कम है। BCCI अपने A+ ग्रेड प्लेयर्स को लगभग साल के 7 करोड़ रुपए देती है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स कई देशों की फ्रेंचाइजी लीग में भी हिस्सा लेते हैं। इन लीग में खिलाड़ियों की कमाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले ज्यादा होती थी। PCB अपने खिलाड़ियों को कम पैसा देने के बावजूद इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए बाध्य करता था। इस बात का खिलाड़ी लंबे समय से विरोध कर रहे थे। इसी कारण PCB अब खिलाड़ियों की कमाई में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर पर इंपोर्ट प्रतिबंध अभी नहीं, लाइसेंस के बिना आयात की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। नया नियम नवंबर से लागू होगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की तारीख 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। डायरेक्टोरल जर्नल ऑफ
फॉरेन ट्रेड DGFT की नोटिफिकेशन के अनुसार प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर तक लाइसेंस के बिना इंपोर्ट की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन 1 नवंबर 2023 से ऐसे सभी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी। इससे पहले सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। दोस्तों, लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने और केवल वैध लाइसेंस के माध्यम से इंपोर्ट की अनुमति देने का सरकार का यह नया कदम सेफ्टी कंसर्न के कारण है। इसके साथ ही सरकार को इसके मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा जो देश में लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें डेल और HP उन कंपनियों में शामिल है जो कि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन से भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, उस खिलाड़ी का नाम जिसको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।